हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 32वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत ये देखते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों हो शीतल? तुम्हें हमेशा लोगों की परवाह क्यों रहती है? तुम ये सोच रही हो कि कोई मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन तुम्हें मेरी हालत क्यों नहीं दिखाई दे रही शीतल? शीतल सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। रजत अब खुद उसके पास आया और बोला, तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाई देता है, मेरी नफरत भरी बातें दिखाई देती है और सुनाई देती है। और जब मैं तुमसे प्यार से सिली गर्ल कहता हूँ, चिली फ्लेक्स कहता हूँ, जब मैं तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ, जब मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, वो सब तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत एक बार फिर से बोला, बताओ ना, तुम्हें मेरी नफरत दिखाई देती है तो मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता? शीतल चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि वो प्यार आप मुझसे नहीं मेरे जिस्म को करते हैं मिस्टर भोसले। आपको कभी मेरे दिल से प्यार तो हुआ ही नहीं। आपके लिए तो मैं सिर्फ एक मिस्ट्रेस थी जिसे आपने इस्तेमाल किया। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी, मेरा प्यार नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके सिर के पीछे कसकर अपना हाथ रखा और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। शीतल की दर्द से आह निकल गई। रजत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये सब मैं बोलता हूँ लेकिन मेरी बातों का वो मतलब नहीं होता जो तुम समझती हो। पता नहीं क्यों मैं ये सब बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस नहीं समझता था और ना ही कभी समझता हूँ। तुम प्यार हो मेरा शीतल, वो प्यार जो आज तक ना मुझे किसी से हुआ, जो प्यार आज तक ना मुझे किसी से मिला। पर तुम्हें तो मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता। उसकी इतनी इंटेंस भरी आवाज़ सुनकर शीतल का तो दिल जोरों से धक धक कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू उतर रहे थे। पर एक तकलीफ इस बात की थी कि रजत जो कुछ बोल रहा था वो नशे में बोल रहा था। अगर ये बातें वो होश में ही रहकर बोलता तो उस पर यकीन करना मुश्किल था। यहाँ तो वो नशे में ही ये सब बोल रहा था, जो पता नहीं कितनी बार बोल चुका होगा वो। पर जब उसे होश आता था तो वो इन सब बातों का वजूद एक झटके में ख़त्म हो जाता था। शीतल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे छोड़िए मिस्टर भोसले, मुझे दर्द हो रहा है। रजत बेहद तकलीफ भरी आवाज़ में बोला, और जो दर्द मुझे हो रहा है वो तुम उस विराट से शादी कर रही हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा? तुम जानती भी हो तुम्हारी शादी की बात सुनकर मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। शीतल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, लेकिन मैंने फ़ैसला ले लिया है और अब मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगी। रजत गुस्से से बोला, तुम्हें अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा। तुम्हारी शादी तो दूर, तुम्हारे करीब भी मैं किसी को आने ना दूँ। अगर कोई तुम्हारे करीब भी आए तो मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगा। लेकिन मेरी चिली फ्लेक्स के बारे में मेरे अलावा कोई और नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शर्म थी। शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत ने एक झटके से उसके बालों को छोड़ा। शीतल के पैर हल्के से लड़खड़ा गए और रजत भी नशे की वजह से थोड़ा लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हो गया। शीतल ने उसे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रजत ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, लेकिन अगर तुम इस गलत फहमी हो कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा तो भूल जाओ चिली फ्लेक्स। ये रजत भोसले अपनी शीतल के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। ये बोलते हुए रजत आगे की तरफ बढ़ गया और शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। अब उसने रजत को संभालने के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए और न ही वो खुद को संभाल ही नहीं पाया था। नशे की वजह से रजत खुद ही लड़खड़ाते गिरते हुए अंदर की तरफ जा चुका था।
शीतल नमी भरी आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी और बोली, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी शीतल के लिए मिस्टर भोसले, बस उसे वो प्यार और वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो उसे चाहिए। काश आप समझ पाते कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ये प्यार हमें दुनिया वालों को प्रूफ नहीं करना होता, हमें उस इंसान को अपना प्यार दिखाना होता है जिसे हम प्यार करते हैं, और प्यार से ज़्यादा हमें उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी होती है जो ना आज तक आपने मेरी की है और ना ही शायद कभी कर पाएंगे। इसीलिए इस प्यार का वजूद शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। बोलते हुए उसने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को साफ किया। कुछ देर बाद वो मेंशन के अंदर आई और रजत के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी नज़र रजत पर गई जो बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपने जूते भी अभी तक पहने हुए थे। नशे में होने की वजह से वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। शीतल अंदर आई और उसके पैरों से जूते उतारकर साइड में रखे और उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर उस पर ब्लैंकेट डाल दिया। वो वहाँ से जाने लगी तो अचानक से ही रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शीतल का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। रजत गहरी नींद में था, लेकिन फिर भी वो बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ सिली गर्ल, तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। रजत की बातें सुनते हुए शीतल को बहुत तकलीफ हो रही थी। हालांकि इन सब बातों को सुनकर उसे अच्छा तो लगना चाहिए था, लेकिन ये बातें फिलहाल उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही दे रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ रजत से छुड़ाया और कमरे से बाहर की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद रजत न जाने कब तक यूं ही नशे में बड़बड़ाता रहा और फिर खामोश हो गया। शीतल कमरे में आई और अपने बेड पर अंधे मुँह लेटी हुई जार जार रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार मिस्टर भोसले, नहीं चाहिए। हर बार जब भी आपके मुंह से ये सारी बातें सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये बातें आप अपने दिल से कर रहे हैं, जैसे ये बातें न जाने कितनी ही सच्चाई हो, लेकिन ये बातें भी झूठी है और आप भी झूठे। सुबह आपके सिर से सिर्फ नशा ही नहीं, ये प्यार भी उतर जाता है, और अब बेशक से कुछ भी हो जाए मैं आपकी इन बातों को अपने दिल से नहीं लगाऊंगी और मैं ये शादी करूंगी, और आप बेशक से कुछ भी करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये शादी तो मैं करके ही रहूंगी। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। हालांकि शीतल ने बेहद सख्त होकर खुद से ही अपने दिल की बातों की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। कब तक वो यूं ही रोते रोते सो गई उसे पता नहीं चला। सुबह का वक्त शीतल अपने रूम में बाहर निकलकर स्वीटी के रूम में गई और उसे उठाकर तैयार करने लगी। आयश कामाक्षी जी के पास सो रहा था। स्वीटी को तैयार करने के बाद शीतल उसे लेकर नीचे हॉल में आई। तभी उसकी नज़र रजत पर गई जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था। उसके साथ ही एक पंडित जी भी थे। रजत को अपने साथ पंडित जी को लाते देख शीतल के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। तभी कामाक्षी जी भी आयांश को अपने गोद में लेकर अपने कमरे से बाहर आई और साथ ही साथ अंकिता भी इस वक्त अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहर डाइनिंग एरिया की तरफ आ रही थी। उसने भी जब रजत को एक पंडित जी को घर पर लाते हुए देखा तो वह हैरान रह गई। रजत ने मुस्कुराते हुए कामाक्षी जी की तरफ देखा और बोला, घर में शादी का माहौल है, लोगों ने शादी करने का फैसला लिया है, तो शादी की शुरुआत तो शादी की मुहूर्त से ही होती है ना मौन। और मैंने सोचा आज मैं अपना थोड़ा सा काम आसान कर दूँ। शीतल और विराट की शादी की कुंडलियाँ मिलवाने के लिए मैं पंडित जी को खुद ही अपने साथ ले आया। हालांकि कुंडली मिलवाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दिल तो पहले ही मिल चुके हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अब शीतल की तरफ थी। उसने तुरंत शीतल से अपनी नज़रें हटाई। रजत सार्कास्टिक वे में बोला, जब दिल ही मिल चुके हैं तो फिर शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छा है। क्यों पंडित जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? पंडित जी ने अपना सिर अब हाँ में हिलाया।
रजत की बातें सुनकर सब लोग हैरान थे और सबसे ज़्यादा हैरान की बात तो यह थी कि रजत खुद पंडित जी को अपने साथ लेकर आया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रजत ऐसी हरकत भी कर सकता है, क्योंकि कल तक तो ऐसा लग नहीं रहा था जैसे रजत इस शादी से पूरी तरह से खिलाफ हो, और लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे खुद वो ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता हो। कामाक्षी जी आगे आई और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी पंडित जी, लेकिन वो अभी तक शीतल और विराट की कुंडली मेरे पास नहीं आई थी, तो मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। पर शायद आप आ गए हैं तो अब मुहूर्त के बारे में बात कर ही लेते हैं। कुंडली तो शायद। ये बोलते बोलते वो उन्होंने शीतल की तरफ देखा तो शीतल ने अपना चेहरा झुका लिया। तो कामाक्षी जी समझ चुकी थी कि शीतल के पास उसकी कुंडली नहीं है और शायद विराट के पास भी। वो पंडित जी को लेकर सोफे की तरफ आई। पंडित जी ने कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप लोगों के पास लड़के और लड़के की कुंडली नहीं है तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से 5 दिन के बाद बड़ी पूर्णमासी की रात है और उस दिन से अच्छा मुहूर्त तो शादी के लिए हो ही नहीं सकता। आप उस दिन ही ये शादी करवा दीजिए। 5 दिन में शादी की बात सुनकर शीतल ने तुरंत नज़र उठाकर पंडित जी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन तभी रजत अपनी जगह से उठा और बोला, परफेक्ट, इससे बढ़िया मुहूर्त तो पंडित जी हो ही नहीं सकता। शीतल और विराट की शादी आज से 5 दिन बाद पूर्णमासी के दिन ही होगी और यह रहा आपका नेक मेरी तरफ से। ये बोलते हुए रजत ने अपनी पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाली और पंडित जी की तरफ बढ़ा दी। शीतल रजत की तरफ देखती ही रह गई। वहीं अंकिता के चेहरे पर डेविड स्माइल तैर रही थी। रजत की इस हरकत ने उसे सच में बहुत खुश कर दिया था। वो मन ही मन बोली, लग तो ऐसा रहा है जैसे ये रजत शीतल की शादी पर सबसे ज़्यादा खुश हो रहा हो और सबसे ज़्यादा डांस तो यही करेगा। खैर, जो कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि ये शीतल जल्द से जल्द इस घर से बाहर चली जाए, ताकि मैं एक बार फिर से इस घर पर राज कर सकूं। कामाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ देखा और बोली, आप यहीं रुकिए पंडित जी, मैं अभी आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। बोलकर उन्होंने सर्वेंट की तरफ देखा तो सर्वेंट तुरंत किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद शीतल अपने कमरे में थी और आयांश को सुला रही थी। उसकी नज़र आयांश के चेहरे पर टिकी जरूर थी, लेकिन आंखों के सामने रजत का चेहरा घूम रहा था। रजत की बातें जो उसने कल रात को शराब के नशे में कही थी, एक बार फिर से शीतल के दिमाग में घूम रही थी और उन बातों के अलावा वो और कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। वो चेहरे पर मायूसी लिए बोली, क्यों मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं बेशक से जितना मर्जी तड़प लूँ किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिलती। पहले परिवार का प्यार नहीं मिला, फिर जिस इंसान से प्यार हुआ उससे प्यार नहीं मिला, पर अब इतना तो सीख चुकी हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना उसके लिए रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो चीज़ किसी किस्मत में नहीं होती तो उसके लिए आपको रोना ही नहीं पड़ता। पर फिर भी ये आंखें कमबख्त आपके लिए रो ही देती है मिस्टर भोसले। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला और रजत बोला, तो तुम मुझे ही याद कर रही हो शीतल। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर और उसकी आवाज़ सुनकर शीतल एकदम से कांप उठी। वो हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। रजत कमरे में अंदर आया और बोला, तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे सामने हाजिर होना, ऐसा कैसे हो सकता है। शीतल हैरानी से बोली, आप यहाँ क्या। रजत उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता, मेरा यहाँ पर आना मना है क्या। माना तुम शादी तक यहाँ पर रहने वाली हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि ये घर तुम्हारा हो गया। ये घर अब भी मेरा है और हमेशा से मेरा ही रहेगा। यहाँ पर आने वाले मेहमान आते जाते रहेंगे। इस घर पर हक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है ना। शीतल तुरंत बोली, मुझे इस घर पर हक चाहिए भी नहीं मिस्टर भोसले, ना ही इस घर पर चाहिए और ना ही आप पर। रजत भी उसे शर्त नज़रों से देखते हुए बोला, तो तुमसे किसने कहा कि तुम्हें मुझ पर हक मिल सकता है। तुम चाहो भी तो तुम्हें यह हक कभी नहीं मिलेगा,
क्योंकि तुम्हें मुझे हक लेने की औकात नहीं है। शीतल अपनी जगह से उठी और उसके सामने खड़ी होकर उसे एकटक देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पर मेरी औकात याद दिलाने आए हैं? रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यहाँ पर तुम्हें ये देने आया हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स शीतल की तरफ बढ़ाया। शीतल ने पहले उस बॉक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो उस बॉक्स को हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या है? बेशक से कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए आपसे किसी तरह का गिफ्ट लेना, मेरी औकात से बाहर है। रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो शीतल के बिल्कुल करीब हो गया तो शीतल ने अपना कदम पीछे की तरफ ले लिया, लेकिन पीछे ही साइड टेबल था तो वो लड़खड़ा गई और पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन रजत ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए? शीतल ने उसकी तरफ देखते हुए अपना सर ना में हिलाया। रजत एक बार फिर से बोला, एक बार फिर से सोच लो सिली गर्ल, क्या पता तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए हो। शीतल दांत पीसते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रजत एक बार फिर से बोला, आर यू श्योर? इस बार शीतल बुरी तरह से चिढ़ गई। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मैंने कहा ना मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हैं? अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने एकदम से उसे छोड़ दिया और शीतल सीधा लैंप के ऊपर जा गिरी। लेकिन अब वो और ज़्यादा नीचे गिरती उससे पहले ही रजत ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा। शीतल सीधा रजत के सीने से आकर लगी। रजत उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ हटाते हुए बोला, मैंने तो तुमसे पूछा था कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन तुमने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं तुम्हारी मदद भी कैसे कर सकता हूँ? आखिर तुम्हें मेरी मदद भी तो नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए छोड़ दिया तुम्हें। पर फिर भी तुम्हें गिरते हुए मैं नहीं देख पाया। वो क्या है ना, तुम सही कहती थी, तुम्हारी बॉडी से बहुत प्यार है मुझे, और इस बॉडी पर खरोच भला मैं कैसे आने दे सकता हूँ? उसका बात सुनकर शीतल का चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा। वो जबड़े कसते हुए बोली, डिस्कस्टिंग। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो तो मैं हूँ, पर क्या करूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, झूठ नहीं बोलता, मक्कारी नहीं करता, अगर गलत भी हो तो सामने से कहता हूँ, हाँ मैं हूँ गलत, अगर कोई बिगाड़ सकता है कुछ मेरा तो बिगाड़ ले मेरा। शीतल ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, मुझे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ना, बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए और अब मुझे अपनी सिली गर्ल या चिली फ्लेक्स कहना बंद कर दीजिए। मेरा नाम शीतल है और मुझे इसी नाम से बुलाइए। शादी होने वाली है मेरी विराट से। मैं नहीं चाहती कि आपके इस नाम की वजह से अब मेरे और विराट में कोई और प्रॉब्लम हो। रजत चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए बोला, डोंट वरी सिली गर्ल, मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे विराट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी और उसी मुहूर्त पर होगी जो आज उस पंडित जी ने निकाला है। और रही बात कि मैं तुम्हें सिली गर्ल बुलाऊं या न बुलाऊं, तो ये मेरी मर्जी है। तुम मुझे नहीं बता सकती कि तुम मुझे किस नाम से बुलाना है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने कानों को बंद कर लो, क्योंकि रजत भोसले किसी से बदलने से नहीं बदलता। रजत भोसले वही करता है जो उसका मन करता है, और उसका मन तो तुम्हें सिली गर्ल करने को ही करता है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ और भी इंटेंस हो गई और शीतल पर उसकी नज़रें भी। शीतल को अपने आसपास एकदम गर्मी सी महसूस होने लगी। तभी एकदम से आयाश के रोने की आवाज़ आई तो शीतल ने रजत को खुद से दूर किया और आयाश की तरफ बढ़ गई। रजत उसे अभी भी अपनी तिरछी नज़रों से देख रहा था। वहीं दरवाजे से छुपकर खड़ी अंकिता भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। जब उसे रजत को शीतल के कमरे में आते देखा तो तुरंत उसके पीछे पीछे आ गई थी ताकि सुन सके कि उन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही है। लेकिन उन दोनों को लड़ते हुए देख उसे उन दोनों में कुछ खास लग नहीं रहा था, लेकिन वो जानना चाहती थी कि
आखिर रजत ने उस गिफ्ट बॉक्स में शीतल को क्या दिया है, इसीलिए वो अभी भी दीवार से लगकर खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रजत शीतल की तरफ देख रहा था, जो बेड पर बैठकर आयांश को फीड कराने लगी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शीतल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? रजत एक बार फिर से बोला, वही जो तुम कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब कहते हुए दरवाज़ा खुला है और इस तरह से तुम आयांश को फीड करा रही हो। रजत की बात सुनकर शीतल की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसे वैसे तो लगने लगा था जैसे वो रजत से नहीं बल्कि किसी पागल इंसान से बात कर रही हो। वो चाहे जितना मर्जी माथा पीट ले, ना ही उसे फ़र्क पड़ने वाला था और ना ही उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला था। लेकिन शीतल खुद ज़रूर पागल होने वाली थी। अंकिता समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब रजत और शीतल में चल क्या रहा है। उसने हल्का सा अपना चेहरा अंदर की तरफ घुमाया और तभी अचानक से वो दरवाज़ा सीधे उसके मुंह पर आकर लगा। दर्द से उसकी आँख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ शीतल की तो आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। इससे पहले कि शीतल ने आयांश को बहुत बार रजत के सामने ही फीड करवाया था, तब तो उसने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया और अब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे न जाने शीतल ने क्या ही गुनाह कर दिया हो। वो तुरंत बोली, देखिए मेरे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आयांश को भूख लगी है तो मैं उसकी भूख को शांत करूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। शीतल की धड़कनें एकदम से रुक गई। रजत उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, आयांश की भूख शांत करना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, और उसके डैडी का क्या? रजत की बातें सुनकर शीतल की आंखें अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके होठ फड़फड़ाने लगे थे। रजत उन होठों की तरफ देखते हुए बोला, एक तो तुम्हारे ये फड़फड़ाते हुए होठ मेरी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। समझ नहीं आता कि इस भूख को शांत कैसे करूं। ये बोलते हुए उसने बड़े ही सेलेक्टिव नज़रों से पहले उसके होठों को देखा, फिर उसकी गर्दन, और फिर धीरे धीरे उसकी नज़र उसके सीने की तरफ बढ़ गई तो शीतल अपनी जगह पर बैठी बैठी ही कांप गई। रजत उसकी बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी रजत ने जो कहा। वो तुरंत बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, और आप इस तरह से मेरे करीब कैसे आ सकते हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह की नज़रों से देखने की? अब तो मेरी शादी विराट से होने वाली है ना, तो आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह की बातें करने का। रजत तुरंत बोला, शादी होने की सिर्फ बात हुई है चिली फ्लेक्स, शादी नहीं हुई है। शीतल का मन ऐसा किया कि अपना सिर दीवार पर दे मारे। रजत ने उसे पूरी तरह से पागल करके रखा था, तभी तो खुद उसके लिए पंडित लेकर आ रहा था ताकि शादी का मुहूर्त निकाल सके, और अभी खुद ही ये कह रहा है कि शादी की बात हुई है, शादी नहीं हुई है। वह फ्रस्ट्रेशन भरी नज़रों से रजत की तरफ देख रही थी। रजत मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि आयांश के डैडी की भूख कैसे शांत करनी है? शीतल मुंह बनाते हुए बोली, डिस्गस्टिंग, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से मिस्टर भोसले, वरना आज मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या कर बैठी होंगी। मैं पक चुकी हूँ, आपसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। अगर अभी आप इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या बैठूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने आयांश के कंधे पर और उसके पैर के पास अपना हाथ रखा। शीतल की आंखें वह हैरानी से बड़ी हो गई। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो सो रहा है और कितना दूध पिलाओगी उसे? अगर ज़्यादा है तो? वो बोलते बोलते ही रुक गया और शीतल की नज़रें उस पर और ज़्यादा सर्द हो गई। उसने तुरंत अपने कपड़े को ठीक किया और आयांश को नीचे बेड पर लिटाकर वहाँ से उठने लगी, लेकिन वो वहाँ से उठती उससे पहले ही रजत ने उसे अपनी तरफ खींचा। शीतल अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसकी तरफ देखने लगी। रजत
रजत ने उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कानों के पीछे किया और बोला, इतनी नाराज हो मुझसे? शीतल गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से बोली, आप सच में पागल है क्या मिस्टर भोसले? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? मतलब मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी? एक कारण तो बता दीजिए मुझे आपसे गुस्सा होने का। उसकी बातें सुनते हुए रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। जिस तरह से शीतल उसे टोंट मार रही थी वो सच में बहुत ज़्यादा दिलकश लग रही थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर शीतल की आंखों में अब नमी तैरने लगी। वो रोते हुए बोली, यही तो फ़र्क है आप में और मुझ में मिस्टर भोसले कि मुझे तकलीफ़ में देखकर आपको हंसी आती है और आपको देखते ही मुझे तकलीफ़ होती है। पर अब बस बहुत हुआ, अब ये मुझसे आपके करीब ज़बरदस्ती लाना, मेरे साथ कभी भी कुछ भी बिहेव करना, मुझे कुछ भी बोलना बंद कीजिए। हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं। अगर आपको आयाश को लेकर मेरे से लड़ना है तो लड़ लीजिए। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने अब तुरंत उसे बेड पर पलट दिया। शीतल गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वो जिस तरह से रजत के सामने थी वो सीन ही काफ़ी ज़्यादा सेडेक्टिव था। ऊपर से उसकी उठती गिरती सांसें। उससे पहले ही रजत उसके ऊपर झुका और उसके सीने की तरफ देखने लगा। शीतल का डीप नेक उसके अपनी तरफ हद से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, खबरदार मिस्टर भोसले, आपने जो कोई फालतू की हरकत करने की कोशिश की तो मैं आखिरी बार आपको वार्निंग दे रही हूँ आपको कि अब मैं आपकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, ना ही आपकी कोई एम्प्लॉय जिसके साथ आप कुछ भी करेंगे। मेरी शादी विराट। अभी वो बोल ही रही कि रजत उसके सीने पर झुका और ज़ोर से उसे लव बाइट देने लगा। शीतल एकदम से तड़प उठी। रजत के दांत उसे अपने सीने पर चुभते हुए महसूस हो रहे थे और वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए बेडशीट पर अपने हाथ कस रही थी। लेकिन जब बेडशीट भी उसके दर्द को अपने अंदर नहीं समेट पाई तो उसने अपने हाथ रजत के पीठ और गर्दन के पास रखे और अपने नाखूनों से उसकी गर्दन को खरोच दिया। एक तरफ शीतल को वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी और एक तरफ उसके नाखूनों का दर्द रजत को हो रहा था। लेकिन रजत ने उसके सीने पर से अपने होठ नहीं हटाए। शीतल को अपने सीने पर लगातार दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और अचानक ही रजत ने उस पर से अपना चेहरा हटाया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए शीतल की तरफ देखने लगा और शीतल भी उसे बहुत ज़्यादा गहरी सांस ले रही थी। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर अपने होठों से उस विराट का नाम लिया ना तो मैं बता रहा हूँ कि तुम बहुत पछताओगी। शीतल उसकी तरफ देखते ही रह गई। रजत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मुझे नहीं पता प्यार करता हूँ या सिर्फ मेरे सिर पर चढ़ रही हो तुम, पर यह ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें किसी और की बीवी बनने दूंगा। मैं जान से ना ले लूँगा मैं उस विराट की अगर उसने तुम्हारे साथ मंडप पे बैठने की कोशिश भी की तो। और हाँ, याद रहे, यू आर ओनली माइन। रिश्ता तुम खुद चूज़ कर लेना मेरे साथ क्या रखना है, लेकिन हो तो तुम मेरी, सिर्फ मेरी। ये बोलते हुए रजत के चेहरे पर बहुत शांत एक्सप्रेशन थे। शीतल अब उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत अब उसके ऊपर से उठा और बोला, अब मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना समझाने के लिए। लेकिन याद रखना, विराट का नाम अब तुम्हारे होठों पर ना आए। ये बोलते हुए उसकी नज़रें बेहद तिरछी थी और उसके सीने पर ही टिकी हुई थी। शीतल बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। शीतल तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मैं विराट से ही शादी करूँगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। विराट का नाम अपने होठों पर क्या, मैं अपने नाम के साथ जोड़ कर रहूँगी। मैं भी देखती हूँ कि आप क्या करते हैं। आज आपने जो मेरे साथ हरकत की है ना, वो तो छोड़िए, अगर आप मेरी जान भी ले लेंगे ना तो भी अब मैं ये शादी तो करके ही रहूँगी। उसकी बात सुनकर रजत के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। उसने पलट कर वापस शीतल की तरफ देखा और डेविड स्माइल के साथ बोला, तुम्हारा यही जिद मुझे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा पागल बना देता है। अगर लव बाइट्स और ज़्यादा लेनी है तो मुझे सीधा सीधा बता दो ना, मुझे यूँ प्रोवोक क्यों कर रही हो।
शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत मुस्कुराते हुए बोला, पर फिलहाल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए कहीं बाहर जाना है चिली फ्रेश। तुम इसी लव बाइट को एंजॉय करो, बाकी का बाद में होगा। और रही बात विराट से शादी की तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर रजत अब दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अंकिता जो पीछे की तरफ खड़ी थी, उसने जब रजत को बाहर जाते हुए देखा तो तुरंत दरवाजे के पास आई और अंदर की तरफ झांक कर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। शीतल बेड के पास खड़ी थी और उसके कपड़े भी बिल्कुल ठीक थे, बेड की हालत भी ठीक ही थी और आयाश भी सो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि रजत और शीतल के बीच अभी हुआ क्या। वो मन ही मन बोली, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ। हो सकता है वो अभी भी इस पर गुस्सा ही करके गया हो। वैसे भी इसके एक्सप्रेशन से तो यही बता रहा है कि हुई तो इन दोनों के बीच लड़ाई ही है। मुझे अब बस जल्द से जल्द इस शीतल को इस घर से बाहर फेंकने के बारे में सोचना चाहिए और रजत को वापस अपने करीब लाने का प्लान बनाना चाहिए। जहाँ एक तरफ अंकिता रजत को अपने करीब लाने के प्लान के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ शीतल इस वक्त पूरी तरह से चिढ़ गई थी। रजत ने जिस तरह से अभी उसे लव बाइट दिया, वो सब बातें कहीं और फिर आखिर में विराट से अपनी शादी को उसकी गलतफहमी बोल कर गया, वो सब याद करते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। रजत ने उसे सच में पूरा पागल कर दिया था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा और क्या नहीं। उसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द महसूस हो रहा था। उसने आयाश की तरफ देखा और उसकी बगल में आकर लेट गई। वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि लेटते ही उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ रजत अपने कमरे में आया था। प्रिया जो नीचे किचन में खड़ी रजत के लिए खाना लगा रही थी, अंकिता किचन में आई तो हैरानी से प्रिया को देखते हुए बोली, ये खाना तुम किसके लिए लगा रही हो? प्रिया थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो रजत सर के लिए, उन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद उनके कमरे में ले जाकर खाना खिला दूँ। अंकिता हैरानी से बोली, ओह रियली, इतनी औकात है तुम्हारी? उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई। अंकिता उसके पास आई और बोली, मैं शीतल नहीं हूँ जिसे तुम पागल बना सकती हो। तुम्हारी तो आंखों में ही देखकर मैं पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन अब तुम्हारे सामने शीतल नहीं अंकिता है, और अंकिता के सामने अगर रजत के पास जाने की कोशिश कोई भी की ना तो अपने पैरों पे चलकर घोंसले मैंसन से बाहर जा सकता है। इस हालत में भी मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। प्रिया बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो अब तक यही समझ रही की थी कि अंकिता सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो सच में बीमार है, लेकिन अब अंकिता जिस तरह से उससे बात करके गई है, वो बीमार तो कहीं से भी लग नहीं रही थी। रजत के लिए खाना ट्रे में लेकर अंकिता रजत के कमरे की तरफ बढ़ गई। रजत दो अपने कमरे में अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला। इस वक्त फिलहाल उसने एक लोअर पहना था। उसकी पूरी बॉडी पानी से भीगी थी, उसके बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था। दरवाजे पर खड़ी अंकिता ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। हालांकि रजत के साथ उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस तरह से देखते हुए उसे अपना गला भी सूखता हुआ महसूस हो रहा था, और उसे देखते हुए उसकी आंखों में एक सेडेक्टिव सी चमक आ रही थी। अंकिता रजत की तरफ हल्का सा देखकर मुस्कुराई। वो अपने हाथों में ट्रे लिए अंदर की तरफ आई और उसे टेबल पर रखकर साइड में रखा हुआ टॉवल उठाकर रजत की तरफ बढ़ गई और टॉवल से रजत का सीना पोंछने लगी तो रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए। अंकिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, वक्त कितना बदल गया है ना रजत। पहले हम दोनों शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब तुम्हें देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया है। रजत हैरानी से बोला, क्या मतलब? अंकिता मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है रजत, लेकिन तुमने आज मेरी मदद करके ये प्रूफ कर दिया है कि बुराई अच्छाई के साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन अच्छाई अच्छाई ही रहती है। मुझे सच में अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। काश मैंने वो सब गलतियाँ ना की होती।
रजत मुस्कुराया और उसकी कलाई को अचानक से पकड़ लिया तो अंकिता एकदम से हैरान रह गई। रजत मुस्कुराते हुए उसके हाथों से टॉवल लेकर बोला, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अंकिता, और वैसे भी तुमने जो किया वो सब मैं भूल चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम वो सब भूल जाओ और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए। अंकिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं कैसे ख्याल रखूं अपना, मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाता। तुम्हें पता है आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पता नहीं क्यों, लेकिन भूख तो लग रही है पर खाने का मन नहीं है। खाना खाने की कोशिश भी करती हूँ तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। रजत उसकी बात सुनकर बहुत ही फिक्र भरी नज़रों से देखकर बोला, प्रेगनेंसी में एक इंसान को प्रॉपर डाइट लेना पड़ता है, लेकिन अगर अंकिता ने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो इसका मतलब यही है कि इस वक्त उसे कितनी कमज़ोरी महसूस हो रही होगी। उसने अंकिता का हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, लेकिन ये तो गलत बात है ना अंकिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हें अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अंकिता मायूसी से बोली, तुम्हें याद है जब मैं पहले प्रेग्नेंट थी तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे। रजत अंकिता की बात सुनकर रजत को वो दिन याद आने लगा जब अंकिता की कोख में स्वीटी थी और रजत अंकिता से पागलों की तरह प्यार करता था। हालांकि अंकिता की प्रेगनेंसी के दौरान ही रजत को उनके बाकी लड़कों के साथ रिलेशन के बारे में पता चला था, लेकिन शुरुआती दिनों में रजत को अंकिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से वो उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। वो उसे बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखता था, उसे तीनों वक्त अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके लिए वो हर एक काम करता जो हर एक परफेक्ट हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता था। हालांकि अंकिता उसकी इन सब हरकतों की वजह से चिढ़ जाती थी, लेकिन रजत ने उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। अंकिता उस ख्यालों में खोए देखकर एक बार फिर से मायूसी से बोली, काश अभी हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता तो तुम मेरा बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखते रजत, काश मैंने कोई वो गलतियाँ ना की होती। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई तो रजत उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो उसे लेकर सोफे की तरफ आया और बोला, बेशक से हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिलेशन नहीं है अंकिता, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, तो प्लीज़ अब रोना बंद करो। और बेशक से हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी केयर मैं आज भी करता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊँगा। ये बोलकर रजत ने प्लेट से वो निवाला लिया और अंकिता के होठों की तरफ बढ़ा दिया। अंकिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुली और उसे रजत की फिक्र होने लगी। रात का वक्त था और उसे पता नहीं था कि रजत घर पर है या नहीं, इसीलिए वो रजत के कमरे की तरफ आई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर आकर खड़ी हुई उसकी नज़रें सामने सोफे पर बैठे रजत और अंकिता पर गई तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने रजत की बातें याद आने लगी जो आज शाम ही रजत ने उससे कही थी, वो उसकी शादी विराट से कभी नहीं होने देगा। वो उन दोनों की तरफ कुछ पल यूं ही देखती रही। रजत और अंकिता दोनों एक दूसरे में शायद इस तरह से खोए हुए थे कि उन्हें दरवाजे पर खड़ी शीतल के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। शीतल अपनी आंखों में नमी साफ करते हुए वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। वो रोते हुए बोली, ये सही है मिस्टर भोसले कि आप मुझे किसी और का होने नहीं देंगे और मेरे आप कभी हो नहीं सकते, और होंगे भी कैसे। आपका दिल तो शायद कभी किसी एक लड़की पर तो टिकता ही नहीं। पहले आपको जिससे नफ़रत थी अब उसी के साथ आपका प्यार मुझे साफ नज़र आ रहा है, और जिसके साथ आप प्यार होने के दावे करते हैं उसे आपने सिवाय नफ़रत के और कुछ नहीं दिया। वह अपने कमरे में आई और एक बार फिर से बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिलहाल वो अपनी ज़िंदगी को उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ पर वो आगे बढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उसके कदम रोक रहे थे और रजत खुद उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच रहा था। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि उसने जो फैसला ले लिया है वो उस पर अड़िग रहेगी और अपना फैसला नहीं बदलेगी।
खाना खत्म होने के बाद अंकिता का रजत के कमरे से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने और भी कुछ प्लान किया था, लेकिन जैसे ही डिनर खत्म हुआ रजत अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें खुद रूम तक छोड़ दूँ। अंकिता फीका सा मुस्कुराई और बोली, नहीं रजत, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो वही काफ़ी है, मैं मैनेज कर लूँगी। ये बोलकर वो उठी और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रजत ने एक सर्वेंट को कॉल किया और वो सारे बर्तन वहाँ से उठाने के लिए कहा। सब कुछ हो जाने के बाद रजत अपने रूम से बाहर निकला और शीतल के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने रूम का दरवाज़ा खोला और बेड पर सोई हुई शीतल की तरफ देखने लगा। वो जब उसके करीब आया तो उसकी नज़र शीतल की आंखों के किनारे पर गई, जहाँ पर बैठे हुए आंसुओं ने अपनी छाप छोड़ दी थी। शीतल को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें मैं जितना मर्जी समझा लूँ चीज़ें फ्रेश, लेकिन शायद कुछ चीज़ें मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊँगा, या यूँ कहो कि शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगी। तुम बेशक से कोई भी फैसला लिया हो, लेकिन तुम्हारी शादी की तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूँगा। अपने दिल की बात अपने दिल में ही बोलकर रजत वापस वहाँ से निकल गया और जाकर चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त रोशनी मैंशन का गार्डन पूरा डेकोरेट हुआ था। आज होली का दिन था तो कामाक्षी जी ने गार्डन की डेकोरेशन करवाई थी। हालांकि उसका होली मनाने का मन नहीं था, क्योंकि इस घर में बहुत वक्त से ज़्यादा तनाव का माहौल चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद शादी और शायद ये त्यौहार सबके दिलों में फासले कम कर दे, ये सोचकर ही कामाक्षी जी ने होली के त्यौहार को मनाने का इंतज़ाम किया हुआ था। रजत को होली वगैरह कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन बाहर गार्डन में होली की डेकोरेशन होते देख उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वहीं शीतल का भी होली मनाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन स्वीटी उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए गार्डन की तरफ ले आई। प्रिया और अंकिता पहले से ही दोनों गार्डन में मौजूद थे और दोनों शीतल और स्वीटी की तरफ ही देख रहे थे। शीतल स्वीटी की तरफ देखते हुए, मुझे आपको रंग लगाना है एंजल, प्लीज़ मुझे आपको रंग लगाने दीजिए ना। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और अपना चेहरा पीछे की तरफ करते हुए बोली, नहीं स्वीटी बेटा, मुझे रंगों से नहीं खेलना, आप तो जानती हैं ना मुझे रंगों से एलर्जी हो जाती है, फिर मैं ये रंग कैसे लगवा सकती हूँ। तभी रजत वहाँ पर आया और स्वीटी और शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे रंग लगा दो स्वीटी बेटा, बाकी तुम जिनको रंग लगाना चाहती हो उन्हें मैं खुद रंग लगा दूँगा। एंड वहीं पर खड़ी अंकिता और प्रिया रजत की बातें सुनकर चिढ़ रही थी। वहीं जैसे ही शीतल ने रजत की तरफ देखा, उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, आप होली खेलिए बेटा, मैं अंदर आयांश के पास जा रही हूँ, उसे मेरी ज़रूरत होगी। स्वीटी कुछ बोलती उससे पहले ही शीतल अंदर की तरफ जा चुकी थी। स्वीटी रजत की तरफ देखते हुए बोली, आपने फिर से एंजल से लड़ाई की है ना डैडी? एंजल मेरे साथ होली नहीं खेल रही, मुझे उन्हें रंग लगाना था। मुझे पता है उन्हें होली खेलना कितना पसंद है, लेकिन पता नहीं वो क्यों होली नहीं खेल रही। क्या आप उन्हें मुझे रंग लगाने में मेरी मदद करेंगे? रजत मुस्कुराया, उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी तरफ अपना गाल बढ़ाते हुए बोला, पहले तुम मुझे रंग लगाओ, उसे तुम्हारा लगाया हुआ रंग मैं खुद ब खुद लगाऊंगा। स्वीटी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे उसकी बात समझ तो नहीं आई, पर उसने अपने हाथों में रंगा हुआ रंग रजत के गालों पर अच्छे से रगड़ दिया। रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने स्वीटी को कामाक्षी जी के पास छोड़ा और स्वीटी के टॉय स्विमिंग पूल में अच्छे से एंजॉय करवाने के लिए बोलकर खुद वापस घोंसले में अंदर की तरफ जाने लगा, ताकि उसकी नज़र सामने स्टॉल पर रखे हुए ठंडाई के गिलासों पर गई। उन्हें देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो स्टॉल की तरफ आया और उस गिलास को अपने हाथों में उठा लिया। अंकिता तो रजत को ही देख रही थी। उसे ठंडाई पीते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से रजत के पास जाने लगी, तभी अचानक से ही प्रिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंकिता गुस्से से प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो?
प्रिया गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि आप मुझे कुछ भी कहेंगी और मैं चुपचाप सुन जाऊंगी? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप कितनी ड्रामेबाज है। आपको क्या लगता है कि रजत सर आपको पलकों पर बिठा कर रखेंगे? अगर उन्हें आपका सच पता लग गया ना कि आप उन्हें शीतल मैडम से दूर करना चाहती है तो वो एक पल नहीं लगाएंगे आपको इस घर से बाहर निकालने में। अंकिता गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ये सब बातें बोलो? तुम्हें तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए उसने प्रिया पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ प्रिया के गाल को छूता उससे पहले ही प्रिया ने उसकी कलाई को पकड़ा और हल्का सा मरोड़ते हुए बोले, ये गलती दोबारा मत कर देना। बेशक से मैं तुम्हारी जितनी अमीर और पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों की अकल ठिकाने लाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे रजत सर को तुम्हारी सच्चाई बताने में। अंकिता गुस्से से दांत पीसती ही रह गई। प्रिया ने उसका हाथ एक झटके में छोड़ा और तुरंत वहाँ से चली गई। उस बेटी की तरफ आई ताकि कम से कम अपनी नैनी की जॉब तो बचा सके। वहीं दूसरी तरफ अब अंकिता ने सामने स्टॉल की तरफ देखा तो रजत वहाँ पर खड़ा था, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अंकिता के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। वह तुरंत रजत के पास आई। रजत अपने कदम भोसले मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ा रहा था कि लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया उसके कदम लड़खड़ा गए और उसने जल्दी से खुद को संभाला। तभी अंकिता उसके पास आई और उसने रजत का हाथ अपने कंधे पर रख लिया और उसे देखते हुए बोला, क्या तुमने भांग पी लिया है रजत? तुम्हें तो इतना नशा हो रहा है, ऐसे में तुम खुद को कैसे संभालोगे? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंदर की तरफ ले जाती हूँ। रजत ने अंकिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे मेरी चिली फ्लेक्स के पास जाना है। उसने स्वीटी से कहा है कि वो रंग नहीं लगवाएगी। मैं भी देखता हूँ कि वो रंग कैसे नहीं लगाती। आज तो मैं पूरी तरह से उसे अपने रंग में न रंग दिया ना तो मैं भी उसका मिस्टर ग्रीन आइज नहीं। रजत की बातें सुनकर अंकिता की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रजत के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि वो कितना ज़्यादा नशे में है और अगर वो शीतल के पास आएगा तो उन दोनों के बीच क्या होने वाला है। अंकिता उसे संभालते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रजत? तुम तो उससे नफरत करते हो ना, और वो भी किसी और से शादी करने वाली है, तो फिर तुम उसके पास क्यों जाना चाहते हो? तुम मुझे भी तो रंग लगा सकते हो ना, हम दोनों भी तो होली खेल सकते हैं ना। रजत उसे सवालिया एक्सप्रेशन से बोला, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या? अंकिता ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। रजत मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन मुझे तो तुमने रंग लगाया ही नहीं और मैंने भी तुम्हें नहीं रंग लगाया। अंकिता जल्दी से बोली, तो फिर क्या? अब तो तुम मुझे रंग लगा दो और मैं भी तुम्हें बहुत सारा रंग लगाऊंगी और हम दोनों अंदर चलते हैं। अंदर जाकर हम दोनों अच्छे से होली मनाएंगे। रजत ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, लेकिन ठंडाई तो यहाँ पर है ना? तुम्हें पता है ये पीकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें मेरे साथ होली मनानी है तो पहले ये तुम ठंडाई पियो। अंकिता उसकी बात सुनकर चिढ़ने लगी। उसे ठंडाई पीने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रजत को दिखाने के लिए उसने जल्दी से एक गिलास ठंडाई का उठाया और उसे पूरा खाली कर दिया। जैसे ही उसने वो ठंडाई का गिलास खत्म कर टेबल पर रखा, उसे एक हल्की सी हिचकी आई और वो रजत की तरफ नशीली आंखों से देखने लगी। उसकी नज़रें रजत पर अब और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई और वो रजत की बाहों में झूलने लगी। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, अब हम अंदर चलें? रजत ने भी उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, हाँ, अब हम दोनों को अंदर चलना चाहिए। दोनों जाकर रूम में अच्छे से होली मनाएंगे। मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा और तुम मुझे। ये बोलते हुए वो अंकिता को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया और वो उसे लेकर अपने रूम में आया और उसे बेड पर लिटा दिया। अंकिता मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कुछ रजत की हरकतों पर उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर रहा था और तभी कुछ भांग का नशा अब बिल्कुल हाई लेवल पर था, जिसकी वजह से उसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं रजत उसे अपने इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा और हम दोनों अच्छे से होली सेलिब्रेट करेंगे।
अंकिता ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। भांग का नशा तो उसकी आंखों में दिखाई दे ही रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ और भी ऐसा खाया पिया हो जिसकी वजह से नशा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वह गहरी नींद में जाने लगी। रजत जो अभी तक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, वह हैरानी से देखते हुए बोला, तुम सो गई क्या? तुम्हें तो मेरे साथ होली नहीं मनानी क्या? लेकिन अंकिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नींद में जाते जाते मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से उसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो गहरी नींद में जा चुकी थी। रजत उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं होली मनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया और तुम तो मेरे साथ होली मनाए बिना ही सो गए। अब मैं होली किसके साथ मनाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर किसी और को ढूंढता हूँ। कोई तो होगा जिसके साथ मैं होली मना सकूं। ये बोलकर रजत बेड से उठा और अपने रूम से बाहर चला गया। अभी वो बाहर कॉरिडोर की तरफ आया ही था कि उसे सामने से आती हुई शीतल दिखाई दी। वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसकी आंखें एकदम से बड़ी लग रही थी और होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों में रंग भरा हुआ था और वो रजत के कमरे की तरफ आ रही थी। रजत ने उसे देखा, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शीतल उसके पास आए और गुस्से से मुंह बनाते हुए भी, आप कहाँ थे मिस्टर भोसले? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मुझे आपको होली का रंग लगाना है और आपसे रंग लगवाना भी है। रजत उसे गुस्से में देखते हुए बोला, लेकिन तुम तो मना कर रही थी ना कि तुम्हें होली नहीं पसंद, तो फिर अब तुम होली क्यों मनाने आई हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शीतल उसकी बात सुनकर उसके बिल्कुल करीब आई और बोली, ऐसा कैसे आपको मेरे साथ होली नहीं मनानी? वो सब तो मैंने नाराज़ होकर बोला था, लेकिन आप बहुत बुरे हैं। मैं आपसे नाराज़ होकर अपने कमरे में वापस आई और आप मुझे मनाने तक नहीं आए। पर मैं क्या करूं मिस्टर भोसले? नहीं नहीं, आपका नाम मिस्टर भोसले नहीं, आपका नाम तो बागड़ बिल्ला है। बागड़ बिल्ला तो मिस्टर बागड़ बिल्ला, मुझे नहीं पता। मुझे आपके साथ होली मनानी है तो मनानी है, अब मुझे आपको रंग लगाने दीजिए। ये बोलकर शीतल ने अपने हाथ रजत के गालों पर रखे और उसके हाथों में भरा हुआ गुलाल रजत के गालों पर बिखरने लगा। वो रंग उसकी गर्दन और उसके कपड़ों पर भी बिखर रहा था। रजत ने उसके हाथ अपने ऊपर से हटाए और बोला, लेकिन तुम तो मुझे प्यार करती ही नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मनाने आऊँगा? तुम तो उस विराट से शादी करने वाली हो ना? तो शीतल ने तिरछी नज़रों से देखा और बोली, अच्छा ऐसा है क्या? आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती मिस्टर भोसले? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार। देखिए, तभी तो मैंने विराट के साथ होली सेलिब्रेट नहीं की, बल्कि मैं आपके पास होली सेलिब्रेट करने आई हूँ। लेकिन अभी भी आप मुझे नखरे ही दिखा रहे हैं। रजत उसे टेढ़ी नज़रों से देखते हुए बोला, मैंने कब नखरे दिखाए तुम्हें? शीतल मुँह बनाते हुए बोली, नखरे नहीं है तो क्या आप मुझे होली के रंग लगा नहीं रहे? मैंने आपको रंगों से भर दिया, लेकिन आपने तो मुझे रंग लगाया ही नहीं मिस्टर बागड़ बिल्ला। क्या मुझे रंग नहीं लगाएंगे आप? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, किसने कहा तुमसे मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बागड़ बिल्ली, बहुत 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 प्यार। शीतल ने अपना नाक सिकोड़ा और बोली, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मेरा नाम चिली फ्लेक्स है। नहीं नहीं, मेरा नाम सिली गर्ल है। नहीं, चिली फ्लेक्स। शीतल कंफ्यूज हो गई तो फिर बोली, नहीं चिली फ्लेक्स, एकदम स्पाइसी स्पाइसी हूँ मैं। बिल्ली तो आप हैं जो सारा दिन मुझे पंजा मारते हैं। रजत हंसा और बोला, तो अब भी मैं तुम्हें पंजा मारूंगा और मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। उसके मुंह से रंग लगाने की बात सुनकर शीतल मुस्कुराई और बोली, सच्ची आप मुझे रंग लगाएंगे? रजत
ने अपना सिर हाँ में हिलाया। शीतल ने अपनी आंखें मनकाई और बोली, लेकिन आप मुझे रंग तब लगाएंगे ना जब मैं खुद आपको रंग लगाने दूंगी। मैं आपको रंग ही नहीं लगाने दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भागने लगी। उसे भागते हुए देख रजत हैरान रह गया। वो भी उसके पीछे पीछे भागा और बोला, ऐसे कैसे तुम मुझे रंग नहीं लगाने दोगी बागड़ बिल्ली? तुम्हें तो मैं रंग लगा कर ही रहूँगा। तुम जरा रुको तो सही, एक बार मेरे हाथ तो आओ। ये बोलते हुए रजत उसके पीछे पीछे भाग रहा था। शीतल को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो भाग कर जाए कहाँ। उसने सामने अपने रूम दिखाई दिया। वो तुरंत अपने रूम में भाग गई, लेकिन वो जैसे दरवाज़ा बंद करती उससे पहले रजत उस तक पहुंच चुका था। रजत ने जैसे ही दरवाजे पर अपना हाथ रखा, शीतल ने अपनी उंगली अपने होठों के बीच दबाई और वहां से भागकर बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी में जाने से रोक दिया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। रजत उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मुझसे कहाँ भाग कर जा सकती हो चिली फ्रेश? तुम तो बहुत स्पाइसी हो ना। तुम्हें तो मेरे पास आना ही होगा। तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। तुम्हें तो मैं रंग लगा कर ही रहूँगा। शीतल ने मुंह बनाया और बोली, क्यों क्यों आप मुझे रंग लगाएंगे? जाइए आप अपनी अंकिता के पास, उसे रंग लगाए। मुझे आपसे कोई रंग नहीं लगवाना। रजत मुस्कुराया और बोला, पर मुझे तो तुम्हें ही रंग लगाना है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये बोलकर उसने शीतल को बेड पर धक्का दिया और उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगा। शीतल ने अपने रंगे हुए भरे हुए हाथों से चेहरे पर रखे और बड़े ही सेडेक्टिव सी नज़रों से रजत को देखने लगी। उसे यूँ देखते हुए रजत की आंखों में भी मदहोशी छाने लगी। शीतल तुरंत बेड पर करवट लेकर लेट गई, जिसकी वजह से उसकी पीठ अब रजत की तरफ हो गई। वो बिना रजत की तरफ देखे बोली, मुझे नहीं मनानी आपके साथ होली। रजत उसके ऊपर झुका और उसकी एक तरफ अपना हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा। क्यों क्यों नहीं मनानी तुम्हें मेरे साथ होली? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उसकी बात सुनकर शीतल ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा, जिसकी वजह से वो सीधा रजत के सीने से लग गई। रजत की तरफ देखते हुए बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, क्या आपको सच में ऐसा लगता है मिस्टर ग्रीन आइज कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? रजत उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? शीतल हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और रजत थोड़ा नीचे झुक गया। शीतल उसके ऊपर आई और गर्दन पर हल्की हल्की अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, क्या मुझे अब बताने की ज़रूरत है मिस्टर ग्रीन आइज कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? रजत उसे देखते हुए बोला, मुझे जानना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और बताओ मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। शीतल ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा झुकाया और उसके गाल पर हल्का सा किस करके बोली, इतना प्यार? रजत आंखें छोटी करके बोला, बस इतना सा। शीतल ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं थोड़ा और भी करती हूँ। ये बोलते हुए उसने रजत के दूसरे गाल पर अपने होंठ रख दिए तो रजत ने एक बार फिर से मुंह बनाया और बोला, बस इतना था। शीतल ने एक बार फिर से अपना सिर ना में हिलाया और उसके चेहरे को अच्छे से अपने हाथों में थामा, उसके माथे को चूमकर बोली, इतना सारा प्यार? रजत ने उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा प्यार चाहिए। शीतल उसे तड़पते हुए नज़रों से देखते हुए बोली, आपको जितना प्यार चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ मिस्टर ग्रीन आइज, लेकिन पहले आप मुझे वो प्यार दीजिए ना जो मुझे चाहिए। रजत ने तुरंत उसे बेड पर नीचे की तरफ लेटाया और उसके ऊपर झुककर बोला, तुम्हें सच में मुझसे प्यार चाहिए? शीतल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी शर्ट की बटनों के साथ खेलते हुए बोली, हाँ मिस्टर ग्रीन आइज, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा। वो प्यार जो सिर्फ मेरा है, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। आपको पता है, बस सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर ग्रीन आइज, इतना कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, खुद को, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती।
मैं पागल हूँ आपके लिए मिस्टर ग्रीन आइज, मैं सच में पागल हूँ आपके लिए। मुझे प्यार है आपसे, सोचती हूँ कि आपसे दूर चली जाऊँगी, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती। मैं मर जाऊँगी आपके बिना मिस्टर ग्रीन आइज। पर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। आप तो अपनी बीवी अंकिता से प्यार करते हैं ना, जैसे ही उसने कहा रजत ने उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ किया। शीतल की दर्द से आह निकल गई। रजत उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, गॉड डैम इट, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया शीतल कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती हो मेरे प्यार को? मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। मैंने छुपाया है तुमसे कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं अंकिता से प्यार नहीं करता मेरी जान। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी शीतल हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और जब से मैंने तुम्हें पहली बार छुआ है, तुम्हें पता है बहुत सी लड़कियाँ आई मेरी ज़िंदगी में, मेरे जिस्म को शांत किया, शायद ये कहो कि, लेकिन तुम मेरे दिल को सुकून देकर चली गई। मैं तो तुमसे तभी शादी करना था जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता, तुम्हें सारा सच बताता उससे पहले ही तुम मुझे छोड़कर जा चुकी थी शीतल। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। शीतल तड़पते हुए बोली, आपने कब किया मुझसे इजहार मिस्टर ग्रीन आइज? आप सब तो आप जो भी बातें बोलते हैं वो नशे में बोलते थे। नशे में तो आपने बहुत बार कहा है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी होश में कहिए ना। रजत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम सच में चाहती हो कि मैं पूरे होशो हवास में तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं? तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।